बसून बघ ना समोर. Namaste friends. Due to some technical issues, we are little bit late. So I'm extremely sorry for that. Myself, Dr. Mohini Kulkarni, Manaswini Ayurved from Pune. I am a yoga consultant, Garbha Sanskar consultant and lactation consultant. मनस्विनी फाउंडेशन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे काम करता है. आयुर्वेद ये मंगलमय आयुष्य के लिए है. अनबॉर्न बेबी से लेकर हमारे वृद्धावस्था तक सभी के लिए आयुर्वेद एक सही जीने का मार्ग दिखाता है. जागतिक स्तनपान सप्ताह की आप सबको शुभकामनाएं. हर जन्म लेने वाले बच्चे का अधिकार है स्तनपान. इस स्तनपान के लिए यहाँ पे आज मार्गदर्शन करने वाली हूँ. स्तनपान कैसे करते हैं, इसमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इसके लिए कौन सा आहार विहार लेना चाहिए. स्तनपान जितना नाजुक दौर है उससे भी ज्यादा इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स सबके मन में हैं. मैं सोचती हूँ कि ये वीडियो आप सबको इसके लिए मदद करेगा. प्लीज थोड़ी देर वेट कीजिए. टेक्निकल इश्यूज के वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. We will be connecting soon. अभी हम देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के मदर को क्या एडवांटेजेस है और बेबी को क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं. ब्रेस्ट फीडिंग के सिर्फ बेबी को ही नहीं, मदर को भी काफी एडवांटेजेस है. मदर के लिए इट रिड्यूसेस द पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग. ये डिलीवरी के बाद में जो ब्लीडिंग होता है उसे कम करने में मदद करता है. It delays the next pregnancy. It acts as a natural contraceptive for all the delivered mother. But remember well, it is not 100% assurance. Protects from the breast cancer and ovarian cancer. जो माताएं अपने बेबी को ज्यादा दिन तक दूध पिलाती है उनमें स्तन का कर्क रोग और ओवेरियन का कर्क रोग होने की संभावना बहुत कम होती है. इट इज वेरी कन्वीनियंट. ऊपर का दूध पिलाना या फिर वी कैन से सब्स्टिट्यूट मिल्क पिलाना इतना आसान नहीं है. मदर को कन्वीनियंस देता है. इट प्रोटेक्ट्स द ओबेसिटी एंड द बॉडी शेप. डेफिनेटली जो प्रेगनेंसी में 10 से 15 किलो वजन बढ़ता है वही वजन बच्चे को दूध पिलाने से धीरे धीरे 1.5 साल तक कम होता है. बेबी के लिए बेनिफिट्स देखते हैं. इट हैज ऑप्टिमम बैलेंस न्यूट्रिएंट्स. ये हमारे बच्चे को ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स देता है. देयर इज नो एनी सब्स्टिट्यूट फॉर द ह्यूमन मिल्क. सो जो बेबी के लिए मदर का मिल्क है वही ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बेस्ट मिल्क होगा. इजी टू डाइजेस्ट. दूसरा कोई भी मिल्क इतना आसान नहीं है हमारे बॉडी को डाइजेस्ट होने के लिए. इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी बिकॉज माँ के मिल्क में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके साथ इम्यूनोग्लोबिन्स भी होते हैं. सो इम्यूनोग्लोबिन्स बढ़ने के कारण बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है. प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द अडल्ट ऑनसेट डिसीजेस जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है,
ये सारे जो डिसीजेस है अडल्ट ऑनसेट, उन सब से हम बचपन में ही इम्यूनिटी प्रदान करते हैं हमारे बच्चों को. सो वी हैव टू प्रोटेक्ट द बेबी विद द हेल्प ऑफ ब्रेस्ट मिल्क. प्रोटेक्ट्स द नियोनेटल जॉन्डिस एंड डेथ. एवरीवन नोज दैट पहले 10 दिनों में नेचुरल जॉन्डिस होता है फिजियोलॉजिकल बेबीज में. अगर माँ अच्छी तरह से स्तनपान करती है तो डेफिनेटली वी कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम द अर्ली जॉन्डिस एंड ऑल्सो फ्रॉम द डेथ्स. फैमिली को भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं एज इकोनॉमिकल बेनिफिट्स, क्योंकि जो फॉर्मूला मिल्क होते हैं वो काफी महंगे होते हैं. लेस इलनेस, क्योंकि बर्तनों को उबालना है, अगर कोई भी सैनिटाइजेशन में कोई गलती हो गई तो बच्चों का इलनेस भी फैमिली को काफी लॉस में लेकर जा सकता है. इट इंक्रीजेस द फैमिली बॉन्डिंग. व्हेन द मदर फीड्स बेबी, तब फैमिली मेंबर्स सपोर्ट करते हैं. इस सपोर्ट से फैमिली का भी बॉन्डिंग बढ़ता है. It also gives benefits to the society. It is eco-friendly. No plastic use bottle, no covers, no packing, so it reduces the pollution also. It helps in the human resource development. Definitely mother and baby का जो bond है वो हमारे society को जरूर मदद करेगा. And also for the economical development, each and every baby, if we think about कि अगर ऊपर का फीडिंग लेता है तो बहुत सारे खर्चे बढ़ते हैं, राइट फ्रॉम द फ्यूएल टू बॉयल द यूटेंसिल्स टू द पैकेजिंग दैट कंपनी डज. यहाँ तक हम बचा सकते हैं हमारे देश को. सो डेफिनेटली एडवांटेजेस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग इज टू मदर, टू बेबी, टू फैमिली एंड ऑल्सो टू द सोसाइटी. अभी हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन. माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट suckling is the only key for the secretion of the breast milk. There is no any other key than the breast milk secretion. क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट्स देखते हैं निपल को प्रेस करके एंड दे से दैट कि मैडम मैं दबा के देखती हूँ बट मुझे लगता है कि मुझे ब्रेस्ट मिल्क बहुत कम है या आ नहीं रहा है. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखिएगा, ओनली सकलिंग इज द की. अगर बेबी सकल करता है तो ही मिल्क आएगा, क्योंकि बेबी के जो लिप्स होते हैं उस लिप्स के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो टिश्यू और माँ के ब्रेस्ट को जो टिश्यू रहता है वो टिश्यू दोनों भी जब साथ में होते हैं तभी लॉकिंग होता है और ब्रेन को मैसेज जाता है इन द हाइपोथैलेमस कि यस बेबी इज सकलिंग फॉर द ब्रेस्ट मिल्क. तो हाइपोथैलेमस मैसेज देता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को टू सीक्रेट द ऑक्सीटोसिन एंड पिटोसिन. पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन पिटोसिन को सीक्रेट करता है एंड देन बेबी को मिल्क मिलता है. सो निपल के सकलिंग से ही मिल्क आता है. सो जो मदर्स दबा के देखती है वो सब याद में रखिएगा कि सकलिंग इज द ओनली की फॉर द मिल्क सिक्रीशन, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. सो अगर मिल्क सिक्रीशन बढ़ाना है तो बार बार बेबी को हमें निपल्स को सक करने के लिए लेना पड़ेगा. मेनी ऑफ द टाइम्स व्हेन ब्रेस्ट मिल्क रिड्यूसेस, मदर्स कि आ ही नहीं रहा है तो मैं दिन में से 4 बार ये दूध देती हूँ, 2 बार मेरा दूध देती हूँ, बट आई विल सजेस्ट ऊपर का भी दूध देने की जरूरत पड़ रही है तो उसके पहले मदर का सकलिंग जरूरी है, विच विल enhance this hypothalamus axis, and of course baby will get more amount of milk and eventually you will reduce the top milks also. How to understand the signs of hunger? कैसे समझना है कि मेरे बेबी को भूख लगी है? 90% of the mothers feed their baby when baby cries loudly. But my dear friends, look at these early cues that baby says I am hungry. First picture you can see, it is stirring. Baby searches for the breast. कहाँ है मेरी माँ? So baby is searching for the breast. When baby does these signs, usually mothers and the family members say, देखो देखो कैसे सिर घुमा रहा है. But my dear friends, ये सिर नहीं घुमा रहा है. He is searching for the mother for the breast milk secretion. Then the mouth opening. Baby opens the mouth. So मेरे घर वाले बोलते हैं कि देखो कैसे बोलने के लिए मुंह खोल रहा है. But my dear friends, ये ब्रेस्ट के लिए मुंह खोल रहा है. He is hungry. Then the third sign, turning head, seeking and rooting. It tries to rooting. मुंह का चंबू बनाता है baby. So this is also the sign of hunger. These are early cues that baby says I am hungry. But most of the mothers miss this. ये miss कर देते हैं. Then the mid cues, फिर baby stretching करने लगता है, हाथों को पैरों को हिलाने लगता है, and we think that कि baby ये
एक्सरसाइजिंग कर रहा है. बट माय डियर फ्रेंड्स, दिस स्ट्रेचिंग इंडिसेस मम्मा आप कहाँ हो. देन द थर्ड, इंक्रीजिंग फिजिकल मूवमेंट, बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट करता है. और फैमिली मेंबर सेज दैट दीज आर डूइंग एक्सरसाइजेस, बट ये एक्सरसाइज नहीं, दिस इज कॉलिंग फॉर द मदर बिकॉज बेबी कांट टॉक. देन द लास्ट साइन मिड क्यू है हैंड टू माउथ. बेबी स्टार्ट चूजिंग हिज हैंड और द नियर बाय, जो भी कोई वस्तु उसको दिखती है वो उसको सक करने लगता है. सो वी से दैट दिस इज बैड हैबिट बेबी, ऐसे नहीं करना चाहिए, मुंह में हाथ मत डालो. बट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द साइन ऑफ हंगर. बेबी इज टेलिंग दैट आई एम हंग्री. So please don't miss this sign. And the last cue is baby start crying. जब बेबी क्राइंग स्टार्ट करता है तब भी कोई मदर्स देखती है, अभी तो दूध पिलाया था 1 घंटे पहले, तो भूख कैसे लगी होगी. एंड मदर्स लुक एट, पॉटी तो नहीं किया है, फूड तो नहीं किया है, ये देखने लगती है. देन बेबी गेट इरिटेटेड एंड सीज अजाइटेड बॉडी मूवमेंट्स एंड स्टार्ट सो लाउडली. Baby becomes red and then we take the baby. Oh, I see you are hungry. So my dear friends, don't go till the last sign. Please look at the first sign. Then when baby stirring, baby start cooing sound make करता है, तभी बेबी को फीडिंग के लिए लेना है. And so when baby does the last sign, जब बेबी लास्टली बहुत ज्यादा जोर से रोता है तो डायरेक्टली फीडिंग के लिए ना ले. फर्स्ट ऑफ ऑल बेबी को काम कीजिए, बेबी को शांत करना है. तो शांत कैसे करेंगे, स्किन टू स्किन टच से शांत करेंगे, उसे करवट में लेंगे, कडल करेंगे, उसे अप्रिशिएट करेंगे कि दैट ही हैज वेटेड फॉर लॉन्गर टाइम. देन शो देम दैट आई एम हियर टू फीड यू, शो देम ब्रेस्ट, टच देयर हैंड्स टू द ब्रेस्ट एंड देन टेक बेबी फॉर द फीडिंग. When baby is crying loudly and if you take immediately to the baby, then it may create an emergency situations. So baby के लिए emergency situations भी आ सकती हैं. So my dear friends, understand the signs of hunger. Take quickly. अगर ये नहीं करोगे तो जब बच्चे बड़े होंगे, आप खाना पकाओगे, तब आप आवाज लगाओगे, बच्चों खाना रेडी है, and baby will tell, wait mama, I am coming. Then at that time, if you get irritated, there is no any point because you have उनको आपने आदत लगाई है कि रोने के सिवा फीडिंग ही नहीं करवाना है, तो बेबी चिल्लाने के सिवा खाना खाने के लिए नहीं आएंगे. तो अगर आप चाहते हो कि बेबी शुड टेक फीड्स इमीडिएटली व्हेन यू कुक in their later stages, then please feed baby immediately when they are hungry. Then positions of the breastfeeding. I would like to focus here for the positions of the breastfeeding. Before that, one more thing I would like to tell you कि डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि एवरी 2 घंटे के लिए every 2 hours you have to feed your baby. But remember that you should give demand feed. So don't forget the word demand feed. Yes, I'm focusing on this word because प्रकृति के हिसाब से आयुर्वेद कहता है कि प्रकृति के हिसाब से बच्चों के भूख का अंतर डिसाइड होता है. वात प्रकृति के बच्चे जल्दी जल्दी फीडिंग मांगते हैं लाइक 1 hourly. पित्त प्रकृति के बच्चे एवरी 2 hourly फीड लेते हैं ऑलमोस्ट नियर अबाउट. एंड कफ प्रकृति के बच्चे 3 से 4 घंटे के अंतर से भी फीडिंग ले सकते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन द डाइजेस्टिव पावर ऑफ द बेबी. इट डिपेंड्स ऑन द स्वरूप ऑफ द मदर्स मिल्क. वो कैसा है, गुरु है तो टाइम लगेगा, लघु है तो जल्दी डाइजेस्ट होगा, बेबी को जल्दी भूख लग सकती है. इट डिपेंड्स ऑन द सीजन. धूप काल में ज्यादा समर्स में ज्यादा भूख लगती है, बच्चों को ज्यादा थर्स्ट लगती है, सो बेबी डिमांड्स मोर इन द समर सीजन. सो रिमेंबर दैट there are many things which decide the duration between the two feedings. So don't go by the clock, go by the biological clock of your baby. So give demand feed. Now let's see about the positions of the breastfeeding. The first position you can see the cradle hold, which is very comfortable. Look at the mother, she is not bending. ये कहीं पे भी बेंडिंग नहीं हो रही है, तो आपको भी ध्यान रखना है कि आपकी बैक स्ट्रेट हो. यू कैन टर्न योर हेड डाउन टू लुक एट योर बेबी कि ठीक से लैच किया है या नहीं किया है. अगर आपके हाथ को चिटियां आ रही है तो यू कैन चेंज योर हैंड लाइक क्रॉस क्रेडल होल्ड द सेकेंड पोजिशन, बट डोंट चेंज द बेबीज पोजिशन.
क्योंकि बेबी इरिटेट हो जाता है। अगर आप खाना खाने बैठे हो और आपको कोई बोलता है कि उठो और बार-बार ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, तो यू गेट इरिटेटेड एंड से कि मैं बाद में ही खाना खाती हूँ। सो बेबी विल डू द सेम थिंग। इफ यू चेंज द पोजीशन ऑफ द बेबी, बार-बार चेंज करोगे तो बेबी भी इरिटेबल हो जाएगा। सो डोंट चेंज द पोजीशन ऑफ द बेबी, इट इज अ मेडिटेशन फॉर द बेबी। So use cradle hold. When you are uncomfortable with the cradle hold, don't change the position of the baby. Just change your hand with the cross cradle hold. The third position you can see the backline pose. When mother can't sit for the longer time, especially in the cesarean sections, mother can't sit for the longer time. So mother can take this backline position. Even when baby is, some babies have comfortable in the backline pose. So उसमें कोई गलत नहीं है. कई बार मदर एंड बेबी के कंफर्टेबल पोजीशंस पे घर वालों का बहुत आक्षेप होता है. सो आई रिक्वेस्ट टू द फैमिली मेंबर्स कि प्लीज लेट देम टेक द कंफर्टेबल पोजीशन फॉर द फीडिंग. इवेंचुअली शी विल बी इन द आइडियल पोजीशन. So ideal position, definitely it is a cradle hold position in 90% cases, but in some cases backline position is also essential. The fourth position you can see the football hold position. When the stitches of cesarean sections are very painful, when the mother can't sit in the folded leg position, मांडी डाल के अगर वो नहीं बैठ पा रही है तो वो सी शेप पिलो लेकर बेबी को फुटबॉल होल्ड दे सकती है. Many of the times in twins we suggest this football position hold ताकि दोनों बच्चों को साथ में फीड कर सके, दोनों बच्चों को साथ में सुला सके, तो माँ को भी बहुत रेस्ट मिलेगी. Then the fifth one is Australian hold. So when baby is not comfortable in the lying pose, especially when बच्चों को जब बहुत ज्यादा कफ हो जाता है तो लाई डाउन पोज में बच्चों का कफ ऊपर ऊपर आने लगता है और चोकिंग होता है, या फिर कई बच्चों में दूध पीते पीते उल्टी होती है, ऊपर डकारे आती है बच्चों को. तो ऐसे केसेस में आप इस ऑस्ट्रेलियन होल्ड को, यानी कि बच्चे को सीधा खड़ा करना है, आपको आपके थाई का यूटिलाइजेशन करना है, सो यू कैन यूज दैट होल्ड. द सिक्स्थ इज साइडलाइन पोज. अभी ये साइडलाइन पोज पर ज्यादा फोकस करूंगी क्योंकि मेनी ऑफ द मदर्स आई हैव सीन कि रात को भी जग के बैठ के फीडिंग करती है, क्योंकि उनके माँ ने बताया है कि साइडलाइन पोज में फीडिंग करना गलत है. सो माय डियर फ्रेंड्स, रात के जो फीडिंग्स होते हैं वो अगर आप साइडलाइन पोज में करते हैं तो इट इज वेरी गुड. वो आपके लिए कंफर्ट देंगे, क्योंकि रात को अगर आपकी ठीक से नींद नहीं हुई या आपको कंफर्टेबल पोजीशन में आपने नहीं फीड करवाया तो आपका पूरा दिन हैम्पर हो सकता है. सो आई विल सजेस्ट फॉर द नाइट फीड्स, आप सोकर अगर पिलाते हो तो इट इज वेरी इजी. ऐसे कहा जाता है कि अगर साइडलाइन पोज में आप फीड करोगे तो बेबी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, सफोकेशन हो सकता है, डेथ हो सकती है. Baby can move, he is live, and when baby is suckling, mother cannot sleep in deep. So ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता. डेफिनेटली ये ह्यूज ब्रेस्ट के लिए होगा, ये नॉर्मल ब्रेस्ट के लिए नहीं हो सकता. सो आपके दिमाग में से ये बात निकाल दीजिए एंड प्लीज गो अहेड विद द साइडलाइन पोज. रिमेंबर साइडलाइन पोज में भी आपको दो पोजिशन है. पोजिशन नंबर 6 दैट इज इन्वर्टेड साइडलाइन एंड पोजिशन नंबर 8 दैट इज साइडलाइन पोज. तो आप कौन से भी पोजीशन में फीडिंग कर सकती है. ये इन्वर्टेड साइडलाइन क्यों है, आपको शायद लग सकता है कि ये क्या खेल है, तो उल्टा सुल्टा, लेकिन कभी कभी बेबी जब 3 महीने का होता है या 1.5 महीने का होता है, बेबी उसके लात है, पैर जो है वो माँ के टमी पर मारता है. जब मदर के स्टिचेस को कॉम्प्लिकेशंस है, कभी कभी हीलिंग नहीं हुआ है या ओपन स्टिचेस है, ऐसे केसेस में बेबी के पैरों के टच होने के कारण माँ को पेन हो सकता है. So in those cases, we can suggest the inverted sideline poses. Then seventh is sideline cradle pose, यानी कि एक करवट पे सोकर हाफ सपोर्टेड मदर को लेना है. Yes, this is also a comfortable position of the mother. जब मदर को पाइल्स, फिशर या फिस्टुला की तकलीफ होती है तब उसे सोना भी बहुत मुश्किल लगता है. तो ऐसे केसेस में भी हम साइडलाइन क्रेडल पोज के लिए सजेस्ट कर सकते हैं. See, no any position is bad until and unless mother and baby have no discomfort and baby can take the full feeds. सिर्फ एक ध्यान रखना है कि बेबी मस्ट बी फुल्ली सपोर्टेड. तो बेबी का सपोर्ट कैसे होना चाहिए, तो बेबी शुड कंप्लीटली टर्न टू द मदर. एवरी पोजिशन इफ यू सी बेबी इज कंप्लीटली टुवर्ड्स द मदर. बेबी कंप्लीटली मदर के पास है, बेबी की बॉडी कंप्लीटली टच्ड है टू द मदर. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कैन ओनली
टेल आवर ब्रेन दैट बेबी इज देयर फॉर द फीडिंग। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है एंड कंफर्टेबल पोजीशन को चूज करना है। So any of this position, whichever is comfortable to you and your baby, please choose this, because comfortable position is one of the thing which will enhance your breastfeeding. Otherwise, अब अगर आप कंफर्टेबल हो और बेबी कंफर्टेबल नहीं है तो बेबी विल रिफ्यूज द ब्रेस्ट, और अगर बेबी रिफ्यूज करेगा ब्रेस्ट को तो वो डेफिनेटली ब्रेस्ट मिल्क को मुकेगा। तो आप सबको रिक्वेस्ट है, जैसे आप आपका कंफर्ट देख रहे हो वैसे ही बेबी का कंफर्ट देखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। नाउ वी ऑल विल सी वन मैकेनिज्म ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। There is one video that I'm playing. Breastfeeding, how it happens. Believe in this. This is the normal breast tissue you can see. ये मैमरी ग्लैंड्स है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि येलो कलर के फैटी टिश्यूज है और यहाँ पे मैमरी ग्लैंड्स है, और ये जो है ये डक्ट्स है, मिल्क डक्ट्स, जिसमें से दूध आता है। हमारे शरीर में, मदर्स के शरीर में मैमरी ग्लैंड्स के नंबर आर कांस्टेंट, दे डू नॉट चेंज। फैटी टिश्यू के वजह से शेप ऑफ द ब्रेस्ट डिसाइड होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों को लगता है कि मेरे ब्रेस्ट छोटे हैं, मुझे दूध कम आएगा, वो अपने दिमाग में से निकाल दीजिए। ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड शेप ऑफ द ब्रेस्ट, उस पर कोई निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो अभी जब बेबी ब्रेस्ट को, इवन वन ब्रेस्ट से भी, आई हैव सीन सो मेनी केसेस कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, एक ब्रेस्ट निकाल दिया है और एक ही ब्रेस्ट पे बेबी को फीड कर रहे हैं, तो भी बेबी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे रह सकता है। इवन इन द ट्विंस ऑल्सो, नो नीड टू गिव द टॉप फीड, क्योंकि हमने सीखा है ओनली सकलिंग इंड्यूसेस द ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन। तो जितने बार बेबी निपल को सक करेगा उतने बार मदर को दूध आएगा। सो ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज, शेप एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ द ब्रेस्ट। यस, अभी देखते हैं, जब बेबी सक करता है निपल को तब माँ के ब्रेन को स्टिमुलेशन जाता है और वहां पे पिटोसिन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होता है जो यहाँ पे मिल्क को तैयार करता है। मिल्क तैयार माँ के बॉडी में, माँ के न्यूट्रिएंट से तैयार होता है और वो मिल्क डक्ट में से बाहर आता है। सो दिस इज हाउ मिल्क सिक्रीशन हैपेंस। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि लैचिंग कैसे करना है। सो यहाँ पे हम देखेंगे बेबी को कितना अंदर लेकर जाना है निपल को। So this is an ideal latching. So बेबी का नाक ब्रेस्ट को टच होना चाहिए, चिन ब्रेस्ट को टच होनी चाहिए, कंप्लीटली लिप जो है वो आउटवर्ड होने चाहिए ताकि बेबी कैन टेक फीडिंग वेरी इफेक्टिवली। ऑल्सो यू कैन सी हार्ड पैलेट और टंग के बीच में माँ का निपल है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि अन्न नलिका और श्वसन नलिका एक दूसरे से बहुत संलग्नित है। सो जो माएँ फीडिंग करते करते झट से उठती है, उनके बेबीज को ठसका लगता है, उल्टियां होती हैं। सो जब भी आप फीडिंग कर रहे हो तो आपको बहुत शांतिपूर्ण फीडिंग करना है, बहुत शांति से निपल को मुंह में डालना है और बहुत ही शांति से निपल को निकालना भी होगा इफ यू वांट टू रियली। हम देखते हैं कभी कभी कि क्लिनिक्स में मदर्स ठूसती है बेबी के मुंह में उस निपल। सो दिस मस्ट नॉट बी हैपन। आपके मुंह में अगर किसी ने जोर से कोई खाने का बाइट डाल दिया तो आपको कितना बुरा लगेगा। सो दिस मस्ट बी वेरी जेंटल। आप अगर किसी को खाना खिला रहे हो या खुद भी खाना खा रहे हो, सो ये बहुत जेंटली होना चाहिए। तो उसके लिए सकलिंग रिफ्लेक्स होता है। आपको सिर्फ निपल को बेबी के मुंह को टच करना है लाइक दिस, और देन यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर निपल। तो कितना जाना चाहिए अंदर? तो नेचर ने उसके लिए भी आपके लिए बहुत रिमार्केबल चीज की है, वो ये पूरे प्रेगनेंसी में आपका ब्लैक निपल बढ़ता है साइज में। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितना ब्लैक एरियोलर पार्ट है
उतना सब हमारे बेबी के मुंह में हमें डालना है ताकि बेबी को अच्छे से कंफर्टेबली फीडिंग कर पाए। सो आगे पिक्चर देखते हैं। दिस इज गुड अटैचमेंट ऑफ द बेबी। सो नोज एंड चिन इज टच टू द ब्रेस्ट। बेबी का नाक बंद नहीं होगा, ब्रेस्ट बहुत सॉफ्ट टिश्यू है। बेबी के जो लिप्स है दोनों वो आउटकर्ड होने चाहिए, यानी कि बाहर की तरफ आने चाहिए। कंप्लीट एरियोलार पार्ट बेबी के मुंह के अंदर जाना चाहिए। बेबी की नेक ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए। सो दीज आर द कंफर्टेबल साइन ऑफ गुड अटैचमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो पुअर अटैचमेंट, बैड अटैचमेंट, जहाँ पे सिर्फ निपल का सामने का पार्ट जा रहा है, नोज एंड चिन आर नॉट। तो इसमें माँ के स्किन को भी स्ट्रेच हो रहा है, तो माँ को क्रैक निपल की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लीडिंग निपल की प्रॉब्लम हो सकती है, पेनफुल फीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, बेबी को डिस्कम्फर्ट की वजह से नेक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, इनकम्प्लीट फीडिंग हो सकता है और बेबी इरिटेबल भी हो सकता है। सो अंडरस्टैंड द गुड अटैचमेंट और उस तरह से हमारे बेबी को फील करना है। ना हाउ टू अंडरस्टैंड कि मेरे बेबी का पेट ठीक से भरा है। मेनी ऑफ द पेशेंट्स कॉल मी, मैडम मुझे समझ में नहीं आ रहा या फिर मेरा दूध बहुत कम हो गया ऐसे मुझे लगता है। How you decide that baby is full or not? So here are some pictures you can understand how we get to know that baby is full. The first symptom that you can understand baby is full is the urine output. So the reliable sign is urine output. अगर बेबी दिन में से 8 से 10 बार यूरिन कर रहा है, so it indicates that baby is full. Baby is getting enough amount of milk. दूसरा साइन है वेट गेन। अगर बेबी का ठीक से वेट गेन हो रहा है तो भी हम समझते हैं कि बेबी को अच्छे से दूध मिल रहा है। सो डोंट गो बाय सिंगल साइन कि सिर्फ रो रहा है या सो नहीं रहा है या फिर आप दबा के देख रहे हो और आपको लग रहा है कि ब्रेस्ट मिल्क कम है। सो दीज आर नॉट द रिलायबल साइन। सो व्हाट आर द रिलायबल साइन? फर्स्ट यूरिन आउटपुट एंड सेकेंड वेट गेन इज अ रिलायबल साइन ऑफ द वेट गेन। The third sign is baby sleeps. Baby अच्छे से सोता है, calmly सोता है when he is full. Then the next is you can see the skin of the baby. When baby is hungry, you can see the skin folds over here, and when baby is full, you can see the turgor of the skin over here. The next sign is जब बेबी का पेट भर जाता है तो बेबी closes the lip. बेबी उसके मुंह को बंद कर लेता है. बेबी refuses the breast. ब्रेस्ट को रिफ्यूज कर देता है. बेबी इधर उधर देखता है और बाकी वस्तुओं से खेलता है। जनरली बेबी जब हंग्री होता है तो मुंह में वस्तुएं डालता है, बट व्हेन बेबी इज लाइक यू कैन से उसका पेट फुल होता है तो वस्तुओं के साथ खेलता है रादर देन टेकिंग देम इनटू द माउथ। तो उसके लिए ये सारे साइंस आपको ध्यान में रखने हैं। सो रिलायबल साइंस आर यूरिन आउटपुट, वेट गेन। अदर साइंस आर स्लीप, प्लेफुलनेस, स्किन टर्गर, closing of lips and diverting from the breast. So these are the signs when you will understand that your baby is full. So किसी भी conceptual चीजों से जाने के बाद में ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बाद में हमें लगता है कि तब मैंने अगर शुरू नहीं किया होता तो कितना अच्छा होता, तब मुझे ऐसे नहीं पता था कि हम ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी टॉप फीड शुरू करने से पहले, कोई भी आपका विचार पक्का करने से पहले आपके लैक्टेशन कंसल्टेंट के साथ आप जरूर बात कीजिएगा। Then learn the facts about the technique of burping. जब हमारे बेबी का फुल फिल हो गया है स्टमक, तब उसकी डकार निकालना चाहिए। अभी ये डकार निकालने की बहुत सारे मजेदार किस्से हैं। मैंने देखा है कि कई बार जब तक बर्पिंग नहीं आता है 1-1.5 घंटे तक भी पापा और मम्मी लोग घूमते रहते हैं बेबी को लेकर। बट वी शुड नॉट डू लाइक दिस। ऐसे करने की जरूरत नहीं है। यस, 90% बच्चों को डकार आती है क्योंकि जब वो ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं उसके साथ एयर भी एनगल्फ होती है। बट अगर बेबी ने एक स्ट्रोक में कंप्लीट मिल्क एनगल्फ किया है तो बेबी को डकार नहीं भी आ सकती। इट इज वेरी रेयर बट नहीं भी आ सकती। सो इट मे हैपन समटाइम, 10 में से एक बार ऐसे हो सकता है कि बेबी ने डकार नहीं दी। तो कितने देर तक बर्पिंग करना चाहिए? सो बर्पिंग शुड बी डन ओनली फॉर द 5 मिनट्स। 5 मिनट के लिए ही आपको बर्पिंग करना है। कैसे करना है? बेबी का स्टमक आपके ब्रेस्ट पर आना चाहिए या फिर आपके शोल्डर पर आना चाहिए ताकि उस पर दबाव आए और बेबी ने जो एयर एनगल्फ किया है वो बाहर आ जाए।
सो डकार के लिए प्रॉपर प्रेशर पेट पे आना चाहिए, ना कि उसके छाती पर। तो कैसे पकड़ना है, यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स आपको दिखाए, उन पिक्चर्स को देखिए ताकि यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू टेक। अगर बेबी थोड़ा बड़ा है और आपको बैठ के डकार निकालनी है, यू कैन मेक इट वेरी इजीली। सिर्फ नाक पे बिठाना है कंफर्टेबली बेबी को, और ऊपर से नीचे की तरफ आपको हाथ को घुमाना है। नेवर एवर आपको कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ हाथ को नहीं फेरना है, नहीं तो बेबी उल्टी कर देगा। सो ऊपर से नीचे की तरफ आपको हाथ को फेरना है व्हेन यू आर टेकिंग बर्प इन द सिटिंग पोस्चर। इवन यू कैन टेक द बर्प इन द स्लंटिंग पोस्चर। उल्टा डाल के पिलो पे या आपके नाक पे डाल के आप बेबी को डकार निकाल सकते हैं, बट दिस इज वेरी डिस्कम्फर्टेबल। आई विल सजेस्ट टू टेक ऑन द बैक। आप एक तो शोल्डर पे लीजिए, नहीं तो बैठ के डकार निकालिए, ठीक है। इनडाइजेशन वाली बर्फ अगर निकालनी है तो हम सुलाकर निकालते हैं, बट अगर पेट फुल है और हमें डकार निकालनी है तो मोस्टली हमें शोल्डर पे और बैठ के डकार निकालनी चाहिए। सो आई होप विथ ऑल दिस थिंग्स यू विल ब्रेस्ट फीड योर बेबी वेरी वेल। अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ आयुर्वेद की ऐसी बातें बताने वाली हूँ रिगार्डिंग द ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन, जो शायद आपकी और आपके बच्चे की जिंदगी बदल दे। साइंस ऑफ द प्योर ब्रेस्ट मिल्क। यस, शुद्ध स्तन्य यानी कि शुद्ध दुग्ध के कुछ गुण यहाँ पे आयुर्वेद ने बताए हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। तो दूध तो शुद्ध ही होता है ना मैडम, क्योंकि वो तो ब्रेस्ट में तैयार होता है, देयर इज नो एनी कंटामिनेशन। सो यू ऑल पीपल लुक ओनली द कंटामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई और इन्फेक्शन है। सो इट डजंट मीन ओनली द इन्फेक्शंस, बट इट इज द प्रिपरेशन ऑफ द मिल्क। यस, जब शरीर में दूध तैयार होता है तब माता के आहार विहार का माँ के दूध पर परिणाम होता है। एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू द प्रूफ्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अभी तो आप ध्यान में रखिए कुछ साइंस जो आपको बताएंगे कि आपका दूध शुद्ध है। तो कैसे समझेंगे कि आपका दूध शुद्ध है? सबसे पहला साइन है क्लियर। देन क्लियर यानी कि वो बहुत वी कैन से दिखने में सरल होता है। थिन यानी कि वो पतला होता है, गाढ़ा या चिपचिपा नहीं होता है, उसमें तार नहीं निकलनी चाहिए। वो व्हाइट कलर में होना चाहिए। You must have observed sometimes breast milk is yellowish, sometimes it is blackish, sometimes it is like pearly white. तो वो कैसे व्हाइट होना चाहिए? तो वो शंख के जैसा व्हाइट होना चाहिए, ऐसे बताया गया है। इट शुड बी वार्म, ये वार्म होना चाहिए, यानी कि स्पर्श में वो थोड़ा सा वार्म होना चाहिए, तभी बेबी को वो इजी जाएगा डाइजेशन के लिए। इसीलिए हमारे माओ को हम कहते हैं कि आपको फुल कपड़े पहनने चाहिए, स्वेटर पहनना चाहिए ताकि मिल्क भी वार्म रहे। फैटी, इसमें फैट्स का प्रमाण सही मात्रा में होना चाहिए। दो योर वेट इज पुट ऑन, आई कैन अंडरस्टैंड योर instability in mind with your shape and obesity, but definitely धीरे धीरे आपका वेट भी कम हो जाएगा। इनफ अमाउंट फैट्स जब तक मिल्क में नहीं होगा तब तक हमारे बेबी भी चबी नहीं होंगे। इट इज स्वीट इन टेस्ट, माँ का मिल्क स्वीट होता है टेस्ट का। मिल्क का टेस्ट बदलता है क्या? डेफिनेटली मिल्क का टेस्ट बदलता है। एंड यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम। आप करेले का रस 2-3 दिन तक खाइए और फिर आपका ब्रेस्ट मिल्क निकालिए और आप टेस्ट कीजिए, और अभी आप आपका मिल्क टेस्ट कीजिए। ये ड्रॉपर से टेस्ट करके देखिए, इट चेंजेस द टेस्ट ऑफ द मिल्क। सो स्वीट इन टेस्ट होना चाहिए, नेचुरल प्योर मिल्क। अगर चेंज हो रहा है तो आपके डाइट में कुछ गड़बड़ी है। इजीली मिक्सेस विद द वाटर, जब आप ड्रॉपर से मिल्क लेकर बाउल में डालते हो पानी के तो वो आसानी से घुल जाता है। अगर वो दूध नहीं घुल रहा है, फूट रहा है, उसमें बबल्स आ रहे हैं, उसमें स्ट्रिक्स बन रहे हैं, इट मीन्स दैट डेफिनेटली देयर इज some problem in the breast milk of the mother. We will talk later on about this. आज का ये टॉपिक नहीं है. So please understand the sign of the pure breast milk. And lastly, निर्गंध, इसमें किसी भी तरह का स्मेल नहीं होता है। फाउल स्मेल, बैड स्मेल, आम्ल स्मेल, किसी भी तरह का स्मेल नहीं होता है। So dear mothers, check so I will tell you how to check your breast milk whether it is pure or not. Take one white bowl, pure white bowl,
डोंट टेक ट्रांसपेरेंट, यू विल नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज बैकग्राउंड जैसे होगा वैसे वो दिखेगा। सो व्हाइट बोन चाइना का बाउल लीजिए, उसमें आपका दूध निकालिए, फिर उसमें आप देख सकते हो, रंग देख सकते हो, टेस्ट देख सकते हो, कंसिस्टेंसी देख सकते हो, and you will get to know that your milk is pure. If there is abnormality, you can see कलर चेंज हुआ है, कंसिस्टेंसी चेंज हुई है, टेस्ट चेंज हुई है, तो प्लीज टॉक विथ योर आयुर्वेदिक lactation consultant. She can guide you more about this. Then let's see for the diet for the pure milk. आयुर्वेद में ऐसी कौन सी बातें बताई हैं जो आपके दूध को शुद्ध रख सकती हैं? मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि आहार से ही शरीर के धातुओं की निर्मित होती है। इवन द मॉडर्न साइंस ऑल्सो सेज दैट कि डाइट मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी। सिंपल सी बात है, अगर पोमोग्रेनेट खाओगे तो ब्लड बढ़ेगा, आलमंड्स खाओगे तो बोन्स बढ़ेंगे, है ना, प्रोटीन्स खाओगे तो आपके बाल बढ़ेंगे। जैसे ये बातें हम समझ सकते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में, वैसे ही आयुर्वेद को भी समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह का खाना माँ खा रही है उसी तरह का दूध बनेगा। तो अगर दूध को शुद्ध रखना है माँ के, तो माँ के आहार को शुद्ध रखना होगा। तो माँ के आहार की शुद्धि घर से बने हुए ताजे खाने से होगी। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल द मदर्स, तो पहले 1.25 महीना सब पथ्य पालन करते हैं लेकिन बाद में छोड़ देते हैं। तो आई विल से ऑल द मदर्स कि आप एंड तक आपका खुद का खाना अच्छे से रखिए जब तक आप बच्चे को लैक्टेशन फेज में दूध पिला रहे हो। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं आहार में, उसका विनियोग करने से आपका दूध शुद्ध होगा। हल्दी का विनियोग करें, अदरक का यूज करें, ड्राई जिंजर या वेट जिंजर, हींग का इस्तेमाल करें, मेथी के दाने, सबको पता है कि मेथी के दाने दूध को बढ़ाने में भी मदद करती हैं। जीरक का यूटिलाइजेशन करना है, अजवाइन का भी यूटिलाइजेशन करना है, बारंत शेपा का यूटिलाइजेशन करना है, तिल का यूटिलाइजेशन करना है, कोइथ नाम का धान्य आता है उसका भी आपको विनियोग करना है। कोकम के साथ में अगर आप हफ्ते में एक बार कुल्थ का सूप लेते हैं तो आपका दूध शुद्ध रहने में मदद हो जाएगी। ये तो हुए दूध शुद्ध रखने के आहार, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ में दूध बढ़ाने का भी आहार जरूर शेयर करूंगी। विहार पे देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क को प्योर रखने के लिए हमें चैनलाइजेशन करना होगा। चैनलाइजेशन अगर करना है, ब्लड सर्कुलेशन अगर बढ़ाना है, तो नियमित रूप से ब्रेस्ट को मसाज करना होगा। ब्रेस्ट मसाज बहुत जेंटली करना है, जोर जोर से ब्रेस्ट को दबाना नहीं है। नेवर डू हॉट फर्मेंटेशन ऑफ योर ब्रेस्ट, कभी भी उसको गर्म चीजों से सेकना नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद ने कहा है स्तन जो है वो अस्वेद्य है, यानी कि उसको गर्म चीजों से सेकना नहीं है। तो इन तेल से भी अगर मसाज कर रहे हैं तो विटामिन ई युक्त तेल का यूज करें, यानी कि आप तिल के तेल का यूज कर सकते हैं, बादाम के तेल का यूज कर सकते हैं, श्रीपर्णी तेल का यूज कर सकते हैं, जो चैनलाइजेशन करेगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल है योर फेशियल। व्हेन यू डू फेशियल आपकी स्किन ग्लो होती है, राइट? क्यों होती है? क्योंकि आप लिम्फेटिक ड्रेनेज से सारी जो टॉक्सिन्स है वो आप लिम्फ नोड से बाहर निकालते हो, इसलिए स्किन जो है फेस की वो प्योर हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, टॉक्सिन्स निकलते हैं, इसलिए स्किन फ्रेश दिखती है। इन द सिमिलर वे व्हेन यू ब्रेस्ट मसाज, व्हेन यू डू इट फाइनली, तब जो भी ब्रेस्ट में टॉक्सिन्स है वो आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज से, क्लाविकुलर नोड से निकल जाएंगे और फिर आपके ब्रेस्ट का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बढ़ेगा। इसकी वजह से जो भी दुग्ध तैयार हो रहा है वो दुग्ध भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। So nothing difference in between the Ayurveda and modern science, but the presentation is definitely different and views are definitely different. So remember, until and unless you are feeding your baby till 1.5 year, रोज आपको ब्रेस्ट को मसाज करना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि स्तन्य दुष्टि क्यों होती है। तो ये जो माँ का शुद्ध दुग्ध है वो अशुद्ध क्यों हो जाता है, उसमें टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं, सच में ये बेबी पर क्या परिणाम करते हैं, उसके बारे में कुछ जानते हैं। यहाँ पे आई हैव एनलिस्टेड सम थिंग्स फॉर यू। अजीर्ण आहार, पहले का खाना पचा नहीं है, दूसरा खाना खा लेते हैं।
असात्म्य कभी जिंदगी में खाया नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग लैक्टेशन अच्छा इसलिए खा रहे हैं, तो दैट मे ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम टू द मदर। तो कोई भी नया पदार्थ शुरू करने से ध्यान में रखिए कि धीरे धीरे पदार्थ की मात्रा बढ़ाएं, अजीर्ण ना हो, इसलिए जब तक भूख नहीं लगती है तब तक खाना नहीं खाना चाहिए। और इसीलिए एक टाइम पे आपको यानी कि शॉर्ट बट फ्रिक्वेंट मील्स विद अ फुल न्यूट्रिशन, ऐसे माँ का खाना होना चाहिए। विषम आहार विरुद्ध आहार यानी कि ठंडी गर्म चीजें एक साथ खाना, दूध फलों को एक साथ खाना, नॉनवेज और स्वीट्स को एक साथ खाना, ये सब विषम विरुद्ध आहार है, इनको ना खाएं। बासी खाना खाना, बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले आपको बताएं कि बासी खाना क्या होता है। जिस खाने को पकाकर 2 घंटे हो चुके 3 घंटे हो चुके हैं यानी कि एक याम हो गया है, वो खाना बासी होता है। तो 3 घंटे के बाद में खाना बासी हो जाता है। या फिर चंद्र संस्कारित यानी कि रात को बनाया सुबह खा रहे हैं, तो वो भी खाना बासी होता है। दो यू आर कीपिंग इट इन द फ्रिज, इट इज वेरी रॉन्ग। सो इंडिया में तो ऐसे प्रैक्टिसेस कम होती है, एटलीस्ट पहले 1.25 महीने के लिए, लेकिन बाद में मदर 6 महीने के बाद सारे पत्ते छोड़ देती है और फ्रिज में बचा खुचा अन्न जो है वो भी खा लेती है। तो ऐसा करने से बेबी को रक्त जनित विकार होते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। अति आम्ल, अति लवण, अति तीखा, अति क्षार युक्त अन्न खाना। सो अति सर्वत्र वर्जयेत। कोई भी चीज अगर मात्रा से बढ़कर करते हैं तो वो धोखादायक है, चाहे मीठा हो, चाहे तीखा हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो। संताप, जागरण और चिंता। रिमेंबर वेल, यहाँ पे आयुर्वेद कुछ अलग बता रहा है कि जैसे आहार का विनियोग के बारे में है, वैसे ही मानसिकता भी बहुत रोल प्ले करती है ब्रेस्ट फीडिंग पे। तो अगर माँ बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, बहुत संताप कर रही है, जागरण कर रही है, अतिरिक्त चिंताएं हैं, घर की कोई सिचुएशन है, इकोनॉमिकल है या फिर फैमिली इश्यूज है, उसके कारण अगर वो बहुत स्ट्रेस में जाती हैं, अनएक्सेप्टेंस ऑफ द बेबी है, जैसे सेकंड फीमेल चाइल्ड में होता है, तो ऐसे कई चिंताएं होती है माँ को, करियर स्ट्रेस है, तो ऐसे स्ट्रेस के कारण भी माँ के दूध में कमतरता या फिर माँ के स्तन्य में दुष्टि आ सकती है। गुड़ की मिठाई है, तो वो भी गुड़ की मिठाई अवॉइड करें क्योंकि वो रक्त जनित विकार बेबी में निर्माण करती है। दही जो पूरा बनाया नहीं है वो भी हानिकारक है। नॉनवेज भी हानिकारक है। खा के सोना भी हानिकारक है। शरीर की हालचाल बिल्कुल ही ना करना ये भी हानिकारक है। तो आप खुद का और बेबी का केयर जरूर ले सकते हैं। कुछ व्यायाम भी होते हैं जो इसेंशियल होते हैं, वो आप आपके एक्सपर्ट से जरूर जानिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद में अगर व्यायाम करते हैं तो ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के अच्छे दूध की निर्मित के लिए मदद कर सकते हैं। तो इन सारे चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपका दुग्ध शुद्ध रहेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज बतानी है, अगर किसी भी आपके अपथ्य से आपके मिल्क में कोई बदलाव आते हैं तो डेफिनेटली वो मिल्क पर बेबी का पोषण निर्भर करता है, तो बेबी के भी शरीर के निर्माण में गड़बड़ हो सकती है। और बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर माँ का अशुद्ध दुग्ध गया तो बेबी को व्याधियां हो सकती हैं। और बेबी की जो व्याधियां हैं उसके लिए बेबी को हमें मेडिसिन देने पड़ते हैं। सो बेबी को मेडिसिन देने से पहले एक बार सोचिए कि कहीं मेरी तो गलती नहीं हुई है आहार विहार में। अगर आपकी गलती के वजह से बेबी को एंटीबायोटिक्स, बेबी को औषधियां लेनी पड़ रही है, तो वो बेबी के डाइजेस्टिव सिस्टम को और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हैम्पर कर सकती हैं। सो माय डियर मदर्स एंड फैमिली मेंबर्स, आई रिक्वेस्ट यू कि बेबी को कौन से भी तकलीफ के लिए आप अगर औषधियां दे रहे हैं तो एक बार जरूर सोचें कि आपके आहार विहार में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो रिलेटिव लैक्टेशन कंसल्टेंट के साथ प्लीज प्लीज कंसल्ट कीजिए। अभी हम देखते हैं द कॉमन प्रॉब्लम, मैडम मेरा दूध कम हो गया है। तो दूध क्यों कम होता है? राग, चिंता, दुख, वात्सल्य का अभाव, इनसे मानसिक कारणों के साथ में पौष्टिक आहार की कमतरता, अति व्यायाम, दीर्घ व्याधि और अति रुक्ष अन्नपान से दूध कम होता है। आई एम फोकसिंग ऑन द अति रुक्ष आहार, क्योंकि माएँ क्या करती है, ड्राई खाना खाती है, स्निग्ध आहार नहीं खाती है, क्योंकि 6 महीने बाद उनको फिर से बॉडी शेप रिगेन करना होता है। So you can regain your shape with the feeding and with the exercising. No need to cut down your diet.
आपके डाइट को कट डाउन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका डाइट का कट डाउन बेबी के पोषण पर प्रभाव डालेगा और बेबी का पोषण अच्छे से नहीं होगा। सो मानसिक दृष्टया आपको काम रहना है, शांत रहना है। प्रासंगिक जो भी आपको तकलीफें होती है उसको सेकेंडरी रखने की कोशिश कीजिए। पौष्टिक आहार की कमतरता ये बहुत ही हम कहेंगे रेयर है। आजकल सभी के पास पोषण मूल्य है, पर स्टिल समाज में ऐसे कई घटक हैं जिनमें पौष्टिक आहार की कमतरताएं हैं। सो जो भी इकोनॉमिकली सूद है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी फीडिंग मदर्स आपको दिखती हैं, जो गरीब है, जो खाना नहीं खा पा रही है, उसे जरूर मदद करें। इन लक्षणों में देखते हैं कि कैसे समझे कि बच्चों को कम मिल रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों को अच्छा खाना मिल रहा है, बच्चे इज फुलफिलिंग विद द मिल्क के साइंस देखें कि वेट गेन होता है, बच्चा अच्छे से सोता है, यूरिन आउटपुट अच्छा है, स्किन टर्गर अच्छा है। वैसे ही अगर आपका दूध कम गिर रहा है तो यू विल फाइंड आपका बेबी सो नहीं रहा है, आपका बेबी बहुत ज्यादा रोता है, आपके बेबी का वेट कम होता है, क्रैंकी हो जाता है बेबी। तो ऐसे लक्षणों से समझता है कि आपका दूध कम हो गया है। अभी देखते हैं कि आहार क्या लेना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले जब आप सुबह उठते हो तब आपको दूध से और लड्डू से स्टार्ट करना है। सो आप अलग अलग तरह के लड्डू बना के खा सकते हैं, जैसे हरीफ का लड्डू, हलीम बोलते हैं हिंदी में उसे, मराठी में अड़ीफ बोलते हैं। सो दो क्रैश सीड्स यू कैन टेक फॉर प्रिपरेशन ऑफ द लड्डूज। मेथी के लड्डू बनते हैं, वो भी दूध बढ़ाने में आपको मदद करेंगे। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी आप यूज कर सकते हैं। प्लीज डोंट यूज कैश्यू नट्स, काजू को यूज नहीं करना है, क्योंकि काजू बुद्धिमान देकर होते हैं, माँ में और बच्चों में फ्लैट्यूलेंस को निर्माण करते हैं। सो मेथी के लड्डू, हलीम के लड्डू या ड्राई फ्रूट्स के लड्डू विदाउट काजू, ये आप खा सकते हो। उसके साथ द्रव, मधुर और स्निग्ध आहार लीजिए। द्रव यानी कि लिक्विड, मधुर यानी कि स्वीट और स्निग्ध यानी कि फैटी। सो खीर और शीरा, लापशी, ये सबसे बेस्ट आहार है मदर के लिए। सो योर ब्रेकफास्ट मस्ट बी द्रव, मधुर, स्निग्ध। समान से समान की वृद्धि होती है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। सो दूध से दूध बढ़ेगा, स्वीट से स्वीट टेस्ट बढ़ेगा, फैटी से फैट बढ़ेगा और मधुर से मधुर टेस्ट बढ़ेगा। तो बेबी विल गेट मोर अमाउंट ऑफ मिल्क विद दिस ऑल। और इसके अपोजिट वृक्ष आहार विहार कम करेगा। इसलिए आई रिक्वेस्ट टू टेक यू ब्रेकफास्ट में आप खीर या सीरा या लापसी लीजिए। उसमें ज्यादा से ज्यादा स्नेह मात्र भी जाता है और दुग्ध मात्र भी जाता है। उसके बाद है राइस। सो राइस ऑल्सो इंक्रीजेस द ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन। शिंगाड़ा, शतावरी कल्प आयुर्वेदिक कल्प है, मेडिसिन है, वो भी दूध को बढ़ाने में मदद करेगा। खसखस, पॉपी सीड्स ऑल्सो हेल्प यू टू इंक्रीज योर ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन। पॉपी सीड्स आप एक तो खीर बना के खा सकते हैं, उसकी सब्जी बना के खा सकते हैं, या फिर उसको गुड़ के साथ उसकी छोटी छोटी गोलियां चने जितनी बनाकर वो भी सुबह शाम दो दो गोलियां खा सकते हैं। गोड़म भी खा सकते हैं, इट इज अ भल्लातक बीज, तो वो भी आप खा सकते हो। चरोड़ी खा सकते हो, जो आप खीर में डाल के या फिर आपके किसी भी स्वीट पदार्थ में डाल के खा सकते हो। ऑल द कैटेगरी ऑफ द पंकिन, बॉटल गार्ड है, पंकिन है, बीन्स, तो वो सब हम ले सकते हैं, तो वो हमें खाना चाहिए। तो सब्जियों में बहुत सारे पेशेंट सवाल पूछते हैं कि कौन सी सब्जी खानी चाहिए, कौन सी सब्जी खानी चाहिए। तो डेफिनेटली बॉटल गार्ड खा सकते हो आप, दूधी भोपड़ा बोलते हैं उसको। आप पम्पकिन खा सकते हो, रेड पम्पकिन भी चलेगा, और जो दूसरा चक्री पम्पकिन होता है तो वो भी आप खा सकते हो। दोड़का खा सकते हो, बीन्स खा सकते हो, लेकिन गवार और श्रावण घेवड़ा आपको अवॉइड करना है। एज द सीजन इज गोइंग ऑन, हम गवार एंड श्रावण घेवड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो पित्त को बढ़ाता है और माँ को और बेबी को तकलीफ दे सकता है। आप व्हाइट बैंगन यूज कर सकते हैं, मेथी यूज कर सकते हैं, मेथी से भी दूध बढ़ने के लिए आपको मदद होगी। आई विल रिक्वेस्ट यू टू टेक द ड्रम स्टिक्स, क्योंकि ड्रम स्टिक से दूध बहुत बढ़ता है, ये मधुर मधुर शीत स्निग्ध है, तो ड्रम स्टिक्स भी दूध बढ़ाने में मदद करता है। भिंडी का यूज कीजिए, क्योंकि लेडी फिंगर या भिंडी आपके स्टिचेस को हिल करने में भी मदद करता है और दुग्ध को बढ़ाने में भी मदद करता है, तो भिंडी भी आपको काफी यूजफुल रहेगा। नारियल, सूखा नारियल भी यूज कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू टू टेक द वेट नारियल,
जिसको फोड़ के हम नारियल की चटनी बनाते हैं, ताजे नारियल की, तो वो भी यूज कर सकते हैं। उसकी वड़ी, उसकी खीर, उससे हम बनाते हैं, जैसे गेहूं का सीरा बनाते हैं, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में बाजरे की या ज्वार की रोटी, इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगी। बाजरे की रोटी दूध बढ़ाने में जरूर मदद करती है, लेकिन बाजरे की रोटी काफी उष्ण होती है। सो जिन पेशेंट्स को पाइल फिशर फिस्टुला है, वो बाजरे की रोटी ना खाएं। समर सीजन्स में दोपहर में बाजरे की रोटी ना खाएं, इवनिंग्स में बाजरे की रोटी खाएं। ज्वारी की रोटी जो होती है, ज्वार की रोटी, तो ज्वार की रोटी दिन में और बाजरे की रोटी रात में सजेस्ट करेंगे। जो पेशेंट डायबिटिक है, वो ज्वार की या बाजरे की रोटी ना खाए। वो उनके लिए वी विल सजेस्ट रागी की रोटी बोलते हैं हम लोग, तो रागी की रोटी डायबिटिक पेशेंट को मदद करेंगे। और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण है, आपका मन प्रसन्न और वात्सल्यपूर्ण होना चाहिए। सो आपका मन वात्सल्यपूर्ण और प्रसन्न जब होगा, तब आपको और आपके बच्चे को लैक्टेशन के सुख से, स्तनपान के सुख से कोई रोक नहीं सकता। माय डियर फ्रेंड्स, आहार ही स्तन्य को बनाता है, इसे एक्सेप्ट कीजिए। आहार ही विकृति को निर्माण करता है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। आप खुद प्रयोग से देखते हो कि मिर्ची खाने के बाद में बेबी को जुलाब होते हैं, ज्यादा मीठा खाने से, ज्यादा अगर बाहर का खाने से बेबीज को उल्टियां होती हैं। सो यू कैन एक्सपीरियंस इट कि डाइट से ही पोषण होता है, डाइट से ही शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन धारण होता है, और गलत डाइट से ही शरीर में विकृतियां और व्याधियां निर्माण होती हैं। सो बच्चे के सेहत के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं, और बच्चे के व्याधियों के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। लेकिन माँ के गलत बिहेवियर से बच्चों को भुगतना पड़ता है। सो ऑन ओकेजन ऑफ दिस लैक्टेशन वीक, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, प्लीज इस वीडियो को, इस स्तनपान को प्रमोट कीजिए। सही तरीके, सही आहार, सही औषधियां और सही लैक्टेशन कंसल्टेंट तक आप पहुंचाइए। So thank you so much for valuable time and listening my video.